गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं वो डिस्कस करेंगे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है एफ ई है, एस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या एफ ब्लॉक का। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको पता है कि एफ ई कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, क्योंकि एक तो आपको याद ही है कि एफ ई डी ब्लॉक का तत्व है, नहीं तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे अगर कोई और तत्व आता है तो, और लास्ट का इलेक्ट्रॉन उसका किस में जाएगा, डी में जाएगा। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन अगर डी में जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो डी ब्लॉक का तत्व है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी। सेकंड क्वेश्चन देखो आप, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास। ये भी आपको समझा रखा है, मैग्नीज से ज़्यादा कोई नहीं दिखाता ऑक्सीकरण अवस्था। तो आप जैसे ही देखोगे 4s2 3d5, ठीक है, जैसे आपने क्या देखा 4s2 3d5, आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, केमेनोफोर में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था। तो जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम x मान लेते हैं। तो Mn को आप x मान लोगे। पोटेशियम +1 अवस्था होती है, Mn आपका x हो गया। कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 4। एक ऑक्सीजन की होती है -2, पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। +1 x -8 बराबर 0। तो एक को 8 में से माइनस करोगे, -7 बचेगा, x -7 बराबर 0, x बराबर 7। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट में Mn की कितनी होती है, +7। वैसे आपको याद भी होगा, इसके तो हमें बैलेंसिंग भी करनी होती है। फिर पूछा है कि इन 4 यौगिकों में कौन सा है जिसमें Mn की अवस्था +6 है। इसकी तो हो नहीं सकती सी की, अभी हमने ऊपर निकाला है KMnO4 में +7 होती है। Mn2O3 में आप करके देखोगे तो भी +6 नहीं आएगी, 3 आएगी। कैसे, आप इसमें देख लो, यहाँ पे Mn कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे Mn कितने दिख रहे हैं आपको, 2। तो जब 2 Mn है और आप जिसकी निकालनी हो तो उसको x मानोगे, तो आपने ऊपर जैसे x लिख लिया, आपने लिख लिया यहाँ पे x। तो 2 Mn है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं, 3, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 बराबर 0। 2x -6 हो जाएगा बराबर 0, तो x तो +3 आएगा ना। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब K2MnO4 देखते हैं, क्या अब तो ये आंसर हो जाए हमारा। तो K2MnO4 में 2 पोटेशियम है, आपको निकालना तो Mn का ही है ना। तो x मानो, 2 पोटेशियम है +2, Mn हो गया आपका x। एक ऑक्सीजन का -2 होता है, ढैक कर रहा हूँ, 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा बराबर 0। 8 और 2 को सॉल्व करोगे -6 बचेगा बराबर 0, x आ गया 6। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया K2MnO4, जिसे हम कहते हैं बच्चे पोटेशियम मैग्नेट। ये होता है पर मैग्नेट, ये होता है मैग्नेट। पर मैग्नेट में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 होती है और मैग्नेट में +6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा संक्रमण तत्व जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता या नहीं पाई जाती, तो ये तो बिल्कुल आपको याद होगा, स्कैंडियम होता है। इसकी सिर्फ एक ही अवस्था होती है, +3। नेक्स्ट है हमारे पास, संक्रमण तत्व की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यास में से कौन सा अवस्था स्थायी होगा। सबसे स्थायी 5 होता है, आपको पता है डी में 0, डी में 5 या डी में 10, यही स्थायी होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी आपको दिख जाए वो स्थायी होगा। अब ये तीनों कहीं आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो सबसे ज़्यादा D10, फिर D5 और फिर D0, याद रखना है आपको। वैसे मिलेगा नहीं आपको, 4 ऑप्शन में या तो ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो यहाँ पे D5 दिख रहा था, हमने बता दिया। D8 होता ही नहीं है, ना D3 स्टेबल होता है और ना D4 होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व नहीं है, कौन सा नहीं है भाई। ये भी मैंने आप लोगों को कल बताया था, जिंक जो होता है इसकी डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। और संक्रमण तत्व की परिभाषा यही होती है कि ऐसे तत्व जिसमें कि डी ऑर्बिटल्स पूर्ण भरा हुआ ना हो। ठीक है, पूर्ण या पूरी तरह से भरा हुआ ना हो। तो जिंक ऐसा होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स आपके, नहीं एक मिनट रुक जाओ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये सभी आपके संक्रमण तत्व नहीं होते हैं। देखो, जिंक के नीचे 4D में आता है कैडमियम और उसके नीचे आता है मरकरी। सबके डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जो पूछ लिया इन्होंने, जिंक पे जल्दी जल्दी लगाना नहीं है। जिंक, मरकरी, कैडमियम, ये तीनों ही आपके संक्रमण तत्व नहीं, क्योंकि तीनों के डी में 10 पूरे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित से धात्विक आबंध शक्तिशाली किसका होगा? क्रोमियम का। क्यों होगा? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 होता है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन और एक एस में, सब अयुग्मित है। टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 6। जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर्ड, उतना ही ज़्यादा धात्विक आबंध बनता है और उतना ही वो शक्तिशाली होगा। Fe में कितने होंगे? डी में 6 होते हैं, ठीक है ना, एस तो पूरा भरा होता है, और डी के 6 भी कैसे होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 4 ही तो बचे ना अनपेयर्ड। तो इसमें सिर्फ 4 की वजह से बॉन्ड बनेगा, इसमें 6 की वजह से। इन दोनों को तो आप छोड़ ही दो, इसके डी में 1 होते हैं, इसके डी में 3 होते हैं। सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड क्रोमियम में होता है, तो इसका सबसे शक्तिशाली होगा। 4D श्रेणी के संगत तत्वों के आकार पर 5D श्रेणी के तत्वों के आकार की तुलना में होता है। आपको पता, 4D और 5D सीरीज के जो तत्व होते हैं ना, उनका साइज जो होता है वो समान होता है। और इसका कारण आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्यों 4D सीरीज और 5D सीरीज के जो तत्व होते हैं उनका साइज या उनका आकार समान होता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, 10th पे। प्रथम श्रेणी में Mn का गलनांक कम होता है। Mn का गलनांक बच्चे इसलिए कम होता है क्योंकि इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये पूर्णतः स्थायी होता है। और जब स्थायी है तो ये जल्दी बॉन्ड नहीं बनाएगा किसी के साथ। जब बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो ये काफ़ी कमजोरी से एक दूसरे परमाणु से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम आसानी से इसको पिघला सकते हैं। तो D5 विन्यास के कारण धात्विक बंध दुर्बल होते हैं इसके। 11वां क्वेश्चन, 4D श्रेणी का कौन सा इसमें से तत्व है? देखो, ये जो पहला वाला है, ठीक है, ये तो एस ब्लॉक का तत्व है। कैसे पता? इनको पता करने का तरीका देखो, ये है कि जैसे सी वाला है, ये भी ऑप्शन से हट जाएगा, ये लैंथोनाइड में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए, बी और डी बचे, तो कैसे आप करोगे? आपको जो नोबेल एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 18 के, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, जिनॉन तक रख लो। इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होते हैं, इसका 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? आप ये देखो कि जो ए वाला है वो किसके पास में पड़ रहा है? क्रिप्टन के। ठीक है, क्रिप्टन का जो विन्यास होता है बच्चे, ये पी ब्लॉक के होते हैं और इनके पी में टोटल 6 होते हैं। बस इसके 2 में 2s होता है, इसके 2 में पी में 6 होते हैं, फिर एर्गन के 3p में 6 होते हैं, क्रिप्टन के 4p में 6 होते हैं। 4p में कितने होते हैं? 6। तो आप ये मान के चलोगे कि क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक 36 है, मतलब 4p6 भर चुका है, बचा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका 37 है। तो वो 4p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 5s में। तो 5s1, इसका मतलब 37 वाले का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में जाएगा, तो ये तो डी का हो ही नहीं सकता। अब हम बात करते हैं इसको, बी वाले को। तो देखो, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 47। अब ये भी किसके पास में है? इसको भी अगर मैं देखूंगा तो ये आपके क्रिप्टन के ही पास में होगा, क्योंकि इससे पहले क्रिप्टन ही पड़ रहा है। अब क्रिप्टन का परमाणु क्रमांक है 36, इसका 47, तो पहले 47 में से 36 माइनस करो, कितना बचा? 11। अब मुझे 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। मुझे पता है कि क्रिप्टन में 4p6 तक तो भर चुका है। ठीक है, 4p6 अगर भर गया तो 4p के बाद बच्चे नंबर किसका आएगा? 5s का। 5s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 2। कितने चले गए? 2। अब इसके बाद में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे कितने? सॉरी, 5s में कितने हो गए? 2। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं कितने टोटल? 9। तो 5s के बाद में बच्चे जो नंबर आता है वो 4d का आता है। आपको पता होगा कि 5s के बाद ही 4d भरा जाता है, तो 4d 9 हो जाएगा। इसका मतलब बी वाले में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं? डी में जा रहे हैं। तो जो बी ऑप्शन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 47। ये आपका 4d सीरीज का, क्योंकि 4d में भरा जा रहा है ना। 57 ये लैंथोनाइट बता ही दिया। ये जिसका 30 है, तो ये तो मुझे पता है कि डी ब्लॉक का है, जिंक है, लेकिन इसका तो 3D सीरीज होगी ना। तो 4D सीरीज का आपका सिर्फ आंसर कौन सा माना जाएगा? बी। अगर आपको नहीं भी पता ना तो भी आप कर सकते थे। ये लैंथोनाइड हो गया, ये जिंक हो गया 3D सीरीज का, ये आपका एस ब्लॉक का दिख ही रहा है। ठीक है, तो बस आंसर क्या हो गया आपका? बी। बाकी इसकी और प्रैक्टिस आपको करनी होगी इनकी मदद से। कुछ और क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। जो आपका 12th क्वेश्चन है, इसमें संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। मैंने आपसे कहा था ये भी बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ एमसीक्यू में या फिर अलग से ही 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपको पता है कि इसमें एस में इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1 से 2 तक और डी में जाते हैं आपके 1 से 10 तक।
लेकिन एस वाला जो होता है वो हमेशा एक ज़्यादा होता है डी से, तो हम ये वाला आंसर आपका कौन सा होगा, ए वाला। कैसे, n-1 डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 10 तक और एन एस में कहाँ 1 से 2 तक। मैं इसे ऐसे लिखता हूँ NS2 n-1 डी 1 to 10, एक ही बात है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख लोगे n-1 पहले और इलेक्ट्रॉन डी से कहाँ 1 से 10 तक और फिर NS। जैसे अगर n आपका 4 है ना, तो आपको पता है कि 4-1 ऐसे ही तो होता है ना, 4s के बाद 3D भरा जाता है। तो आपका यहाँ पे देखो बी वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, n-1 इन्होंने बोला है डी में 1 to 10, ये तक तो ठीक है, लेकिन NS में सिर्फ एक एक थोड़ी होता है, एक भी होता है और दो भी होता है। सी क्यों गलत है, n-1 डी 1 to 10 बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर लिख दिया इन्होंने NS में हमेशा दो ही रहेंगे, ऐसा नहीं होता, कई बार एक भी होता है। डी वाला ऑप्शन क्यों गलत है, n-1 डी 1 से 10 होता है, लेकिन एस में क्या जीरो होते हैं, नहीं होते हैं। एस में 1 2 और डी में 1 से 10 तक। 13, इसमें से कौन सा अनुचुंबकीय है, आपको पता है यहाँ पे +2 है, इसके डी में पूरे 10 होंगे, ये अनुचुंबकीय नहीं हो सकता। निकिल, इसके हो सकते हैं, कैसे, इसके डी में कितने होते हैं बच्चे, 8 होते हैं, ये लास्ट वाले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन भी कराया था। तो इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका अनुचुंबकीय होगा। कॉपर प्लस, इसके भी डी में 10 होते हैं। सिल्वर, इसके भी डी में 10 होते हैं, ठीक है। रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण होता है, कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, तो इसका ए ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, प्रतिचुंबकीय आयन फिर से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और कल ही क्वेश्चन कराया था, कॉपर +2 इसका आंसर होगा। लेकिन और भी हो सकते हैं, Fe+2 भी होगा, क्यों, डी में कितने होते हैं इसके 6, 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं इसमें भी, निकल में भी अभी हमने देखा। और जिंक+2, हाँ, जिंक+2 में नहीं होंगे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके युग्मित होते हैं। अच्छा, प्रतिचुंबकीय पूछा है, तो ये तो अनुचुंबकीय है, ये भी अनुचुंबकीय, ये भी ये आपका प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि डी में इसके कितने होंगे 10। फिर आयन जिसमें सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब ये आपको करना होगा, Fe+3, इसमें आप देखोगे तो इसके डी में 5 होंगे और सारे के सारे अयुग्मित होंगे। कोबाल्ट+3, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, कोबाल्ट 27 होता है, डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसमें 4 अयुग्मित होंगे, इसमें तो 5 अयुग्मित हैं, सारे ही अयुग्मित हैं। इसमें भी आप देखोगे डी में इसके 8 हो गए, तो 3 अयुग्मित होंगे। कॉपर+2, इसमें तो सिर्फ एक अयुग्मित होगा, तो आंसर हो गया इसका आपका ए ऑप्शन, Fe+3, ठीक है। जब आप करके खुद देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित हैं। संक्रमण धातु जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता, तो ये हम कई बार कर चुके हैं। अब इसमें इन्होंने संक्रमण धातु पूछा है, ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर तो जिंक ही होगा, लेकिन जिंक कोई संक्रमण धातु नहीं होता है, ठीक है ना। तो बस ठीक है, नहीं कुछ और ऑप्शन दे रखा है, स्कैंडियम अगर नहीं है तो आपका आंसर जिंक होगा, तो डी ऑप्शन हो गया, लेकिन क्वेश्चन गलत है ये। 18 क्वेश्चन, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन सा इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एस में से मुक्त होते हैं, उसके बाद डी में से, तो इलेक्ट्रॉन एस में से भी मुक्त होंगे और डी में से भी मुक्त होंगे, तभी तो अधिकतम अवस्था प्राप्त होगी ऑक्सीकरण। जैसे मैग्नीज है 4s2 3d5, तो इलेक्ट्रॉन एस में से भी निकलते हैं और डी में से भी निकलते हैं, तभी जाके अधिकतम अवस्था प्राप्त होती है, तो आंसर इसका डी होगा, इलेक्ट्रॉन एस में से भी निकलेगा और डी में से भी। 19 क्वेश्चन, कौन सा तत्व उत्प्रेरणीय गुण दर्शाता है। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कैटलिस्ट का काम करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और सबसे अच्छा कैटलिस्ट का काम कौन सा करेगा, देखो कैल्शियम, ये डी ब्लॉक का तत्व है ही नहीं, ये तो एस ब्लॉक का है, तो इसे तो आप ऐसे ही हटा दो। फिर लेड, ये पी ब्लॉक का है, तो इसमें तो आंसर ही सिर्फ एक बचा ना हमारे पास, आयरन, और हमने पढ़ रखा है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो उत्प्रेरक गुण दिखाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। थैंक यू।